हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस चल रही है थर्ड ग्रेड के लिए। उनके अंदर मैंने कल की क्लास में आपको कैटलॉग के बारे में बताया था। कैटलॉग का जो मीनिंग होता है, जो उसकी डेफिनेशन होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसी के साथ में कैटलॉग के जो पर्पज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो वो दोनों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में आई होप आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा, उनका रिवीजन करके। और जो ऐप के अंदर अपनी टेस्ट चल रही है तो टेस्ट दे लिया होगा आपने। तो आज की क्लास के अंदर अपन कैटलॉग के जो अलग अलग टाइप्स के फिजिकल फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो उनके फिजिकल फॉर्म है तो उनके अंदर कौन कौन से जो फिजिकल फॉर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो कैटलॉग के फिजिकल फॉर्म के बारे में अपन बात करें तो कैटलॉग का फिजिकल फॉर्म जो होता है उसके बारे में समझे कि फिजिकल फॉर्म होता क्या है, क्या चीज़ होती है फिजिकल फॉर्म। तो जिस तरह से कैटलॉग मतलब दिखाई देता है, जो कैटलॉग की बनावट होती है, उसी को कैटलॉग का फिजिकल फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर और लैपटॉप है, वो दोनों की अलग अलग तरह की बनावट होती है। तो उनके अंदर अपन जो बाहरी उसका जो ढांचा होता है, जो बाहरी रूप होता है, तो उसको बोला जाता है फिजिकल फॉर्म। और जो उसके अंदर जो फंक्शनिंग की जाती है, जो जो फंक्शन होता है कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के जो अंदरूनी फंक्शन होते हैं तो उनको उसका इनर फॉर्म बोला जाता है, या इनर जो उसका कार्य होता है उसको कहा जाता है। बाकी जो बाहर से दिखने वाला फॉर्म होता है, जो बाहर से जो बनावट होती है, उसको बोला जाता है फिजिकल फॉर्म या बाहरी रूप। तो उसके अंदर अपन बात करें तो कैटलॉग के जो फिजिकल फॉर्म है उसके बारे में बात करें तो सूची के भौतिक स्वरूप। फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग का अर्थ होता है उसका बाह्य बनावट या दिखावट, कि जो आपकी जो कैटलॉग है वो बाह्य रूप से किस तरह से दिखता है, किस तरह की उसकी बनावट है, उसी को कहा जाता है कैटलॉग का फिजिकल फॉर्म। और इसके बाद में यह वह भौतिक माध्यम या बाहरी ढांचा है जिसमें पुस्तकालय सूची को पाठक के उपयोग के लिए रखा जाता है। यानी कि जो पाठक होता है उसको जो कैटलॉग मिलता है वो किस टाइप का है, तो उसी को कहा जाता है कैटलॉग की फिजिकल फॉर्म। उसके बाद में अपन बात करें कि ये कितने टाइप का होता है या फिर इसको किस तरह से इसका निरंतर विकास होता गया। तो इसके अंदर देखिए तो समय के साथ में पुस्तकालय सूची में भौतिक स्वरूपों में निरंतर परिवर्तन और विकास हुआ है। यानी कि टाइम के साथ साथ में जो कैटलॉग के फिजिकल फॉर्म है उनका एवोल्यूशन होता गया, नए नए फिजिकल फॉर्म आते गए और उनका विकास होता गया। सबसे पहले अगर अपन बात करें जो कैटलॉग किस तरह से पुराने टाइम में कैटलॉग किस तरह से बनाए जाते थे या उनका कौन सा रूप प्रसिद्ध था, तो स्टार्टिंग में क्या था, क्ले टेबल होती थी, मिट्टी की टेबल्स होती थी, मिट्टी की पट्टिकाएं होती है, तो उनके ऊपर क्या किया जाता था, कैटलॉग बनाए जाते थे। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे कागज़ का आविष्कार होता गया तो इसके अंदर जो कैटलॉग के और फॉर्म है, अपन बात करें कि बुक फॉर्म जो होती है कैटलॉग की या रजिस्टर फॉर्म होती है, तो उसका आविष्कार हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे जो कैटलॉग का पुलिंदा नुमा संरचना है या फिर अपन बोले सीप कैटलॉग, तो धीरे धीरे उनका विकास हुआ। उसके बाद में जो आज के टाइम पे अगर अपन बात करें परंपरागत स्वरूप में जो सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्म है वो है आपका कार्ड कैटलॉग। तो कार्ड कैटलॉग का फिर धीरे धीरे विकास हुआ और उसका उपयोग किया जाने लगा। और फिर बाद में अपन बात करें कि जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो किया जाता है ओपेक का, या फिर अपन मार्क की बात करें तो इस तरह से जो अपरंपरागत या फिर मॉडर्न फॉर्म्स है उनके बारे में अपन देखेंगे किस तरह से उनका एवोल्यूशन हुआ है। तो इसके बाद में बात करें तो प्राचीन काल में यह मिट्टी की पट्टिकाओं क्ले टेबल्स के रूप में हुआ करती थी जो कैटलॉग है, जबकि आधुनिक तकनीकी युग में यह विकसित होकर माइक्रोफॉर्म कैटलॉग, और उसके साथ में अपन बात करें तो मशीन रीडेबल कैटलॉग और जो है ओपेक, इनकी उन्नत स्वरूपों तक इसकी पहुंच की गई है। यानी कि जो धीरे धीरे इनका विकास हुआ, पहले के टाइम पे इनको मिट्टी की पट्टिकाओं पे बनाया जाता था और फिर बाद में इनको जो है माइक्रोफॉर्म या फिर मशीन रीडेबल कैटलॉग या ओपेक के रूप में इनका विकास हो गया। तो इस तरह से इनका विकास हुआ है। फिर उसके बाद में अपन देखें जो आपका ये इस तरह से विकास हुआ है, तो उसके बारे में बात करें तो आपके अब जैसे ये है, ये क्या चीज़ होती है, तो कैटलॉग क्या होता है कि अलग अलग टाइप के कैटलॉग होते हैं और इनको जो इस तरह का ये होता है आपका कैटलॉग कैबिनेट बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कैटलॉग रखे होते हैं। तो ये जैसे आप ये देखोगे तो ये तो आपकी कैटलॉग के कैबिनेट बने हुए हैं अलग अलग, और जो इसके अंदर ये रखा गया है ये है आपका कैटलॉग। तो कैटलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, कैटलॉग के अंदर क्या होता है, जो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स होती है तो बुक्स के बारे में जो मतलब कि एक शॉर्ट में लिखा हुआ होता है कि बुक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह की उसकी फिजिकल फॉर्म है, कौन सा उसका ऑथर है, क्या टाइटल है, कितने पेजेस है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कैटलॉग के अंदर बनी होती है। और ये होता है कि ये आपका कैटलॉग कैबिनेट होता है और इसके अंदर जो ये चीज़ रखी है इसको बोला जाता है कार्ड, यानी कि कार्ड कैटलॉग है। तो कैटलॉग के अपन और कई तरह के प्रकार अभी देखेंगे, तो उनमें से एक जो प्रकार होता है वो होता है कार्ड कैटलॉग, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए भी। तो सबसे ज़्यादा फेमस होता है कार्ड कैटलॉग, और इन कार्ड कैटलॉग को रखने के लिए इस तरह के कैटलॉग के मतलब ये कैटलॉग कैबिनेट बनाए जाते हैं। और कैटलॉग कैबिनेट के अंदर ये जो होती है वो होती है कैटलॉग ट्रे। तो कार्ड कैटलॉग के बारे में देखोगे तो ये कार्ड कैटलॉग होता है, इसके बारे में अपन आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे इसी क्लास के अंदर।
तो ये आपका सीप कैटलॉग होता है। तो ये कैटलॉग का मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह के कैटलॉग होते हैं। फिर अपन बात करें टाइप्स ऑफ आपके फिजिकल फॉर्म, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल फॉर्म में दो तरह के टाइप होते हैं कैटलॉग के, मतलब कि फिजिकल फॉर्म के। तो एक होता है आपका परंपरागत रूप जिसको बोला जाता है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फॉर्म, और दूसरी होती है आपकी अपरंपरागत या फिर उसको बोला जाता है आपका नॉन कन्वेंशनल या फिर मॉडर्न फॉर्म। तो ये दो आधुनिक रूप, तो ये दो तरह के आपके कैटलॉग के टाइप होते हैं। तो इसके अंदर देखोगे आप पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूपों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके अंदर पहला जो आपका रूप है वो है आपका परंपरागत स्वरूप जिसको कन्वेंशनल फॉर्म बोला जाता है, और दूसरा है अपरंपरागत या आधुनिक स्वरूप जिसको बोला जाता है मॉडर्न फॉर्म। तो अपन सबसे पहले परंपरागत स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो परंपरागत स्वरूप के बारे में बात करें तो आपके परंपरागत स्वरूप है जिसके अंदर आपकी 4 तरह के कैटलॉग होते हैं, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म है परंपरागत रूप के अंदर वो आपकी 4 तरह की फिजिकल फॉर्म होती है, 4 तरह के आपके कैटलॉग होते हैं। और ये जो आपका परंपरागत वाला है इसके अंदर आपके ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो एक तो होती है आपकी मुद्रित पुस्तक जिसको बोला जाता है पंजिका सूची, दूसरी होती है आपकी रक्षक पुस्तक कैटलॉग जिसको बोला जाता है गार्ड बुक कैटलॉग, या फिर इसको लेपित कागज स्वरूप भी कहा जाता है पेज डाउन फॉर्म, और तीसरा आपका होता है पुलिंदा सूची जिसको बोला जाता है सीफ कैटलॉग, और फोर्थ है जिसको बोला जाता है कार्ड कैटलॉग या पत्रक सूची। और जो ये पत्रक सूची है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और उसी के साथ में सीप कैटलॉग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मुद्रित पुस्तक वाला है इसमें से अभी इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, जो लास्ट पेपर हुआ है उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के आपके 4 तरह के परंपरागत स्वरूप होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहली चीज़ अपन एक बार मैं आपको शुरू से बताऊं तो जो फिजिकल फॉर्म होती है कैटलॉग की, तो फिजिकल फॉर्म का मतलब होता है जो कैटलॉग का बाह्य जो संरचना होती है, बाह्य बनावट होती है, जिस रूप में जो यूज़र होता है उसको कैटलॉग मिलता है, तो उसको बोला जाता है फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। अब फिजिकल फॉर्म के अंदर अपन ने अभी तक बात करी है कि 2 तरह के फिजिकल फॉर्म आपके होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फिजिकल फॉर्म होता है वो होता है परंपरागत रूप से जो कैटलॉग होते हैं, तो परंपरागत फॉर्म होती है। दूसरी होती है जो होता है अपरंपरागत स्वरूप। तो ये 2 तरह के आपके स्वरूप होते हैं। और परंपरागत जो है, परंपरागत का क्या मतलब है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो पुराने टाइम से, प्राचीन टाइम से चलते आ रहे हैं, तो ऐसे स्वरूपों को बोला जाता है परंपरागत स्वरूप। तो परंपरागत स्वरूप के अंदर आपके 4 तरह के कैटलॉग है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वे परंपरागत स्वरूप है जिनका पुस्तकालय में सदियों से उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जो बहुत प्राचीन समय से जिनका उपयोग किया जा रहा है उनको बोला जाता है परंपरागत स्वरूप। अब परंपरागत स्वरूप के अंदर आपके 4 तरह के हैं, जिसके अंदर पहला है मुद्रित पुस्तक पंजिका, मतलब कि मुद्रित पुस्तक या पंजिका सूची, और दूसरा रक्षक पुस्तक कैटलॉग जिसको गार्ड बुक कैटलॉग बोला जाता है या फिर लेपित कागज स्वरूप या पेज डाउन फॉर्म कहा जाता है। तीसरा है आपका पुलिंदा सूची, इसको सिप कैटलॉग बोला जाता है, और फोर्थ है आपका पत्रक सूची या कार्ड कैटलॉग। तो इस तरह से ये 4 तरह के होते हैं आपके कन्वेंशनल फॉर्म। अब इनके अंदर अपन एक एक जो है जी, यानी कि बुक वाला हो गया या सीप हो गया या कार्ड हो गया या आपका हो गया गार्ड बुक वाला, उनको आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपका जो बुक या फिर रजिस्टर फॉर्म है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब अगर अपन बात करें मुद्रित पुस्तक या फिर पंजिका सूची के बारे में कि जो मुद्रित पुस्तक या पंजिका सूची कैटलॉग किस तरह का होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि जो आपकी, जैसे कि इसके नाम से आप समझ सकते हो, प्रिंटेड बुक या रजिस्टर्ड फॉर्म, यानी कि इस तरह के कैटलॉग होते हैं जिनके अंदर आपकी जो कैटलॉग बनाए जाते हैं वो किसी रजिस्टर या फिर प्रिंटेड, मतलब कि ऐसी बुक के फॉर्म में बनाए जाते हैं। जो आपकी नॉर्मल बुक होती है तो उसमें क्या होता है कि जो पेजेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो उसी फॉर्म के अंदर इसमें बनाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, रजिस्टर एक तरह का रजिस्टर होता है और रजिस्टर के अंदर हर बुक का एक कैटलॉग बनाया जाता है। तो इस तरह का ये फॉर्म होता है। इसमें देखें तो यह एक परंपरागत स्वरूप है, या आपको पता ही है कि ये परंपरागत स्वरूप के रूप में आता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो कि आपको ऑप्शन 4 तरह के ऑप्शन दे दे कि एक तो आपको दे दे प्रिंटेड बुक, दूसरा आपको दे दे सिप कैटलॉग, तीसरा दे दे कार्ड कैटलॉग, और चौथा ऑप्शन दे दे आपको ओपैक, और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा है जो कि परंपरागत स्वरूप नहीं है, तो आपका ओपैक होगा, वो अपरंपरागत स्वरूप है या फिर मॉडर्न फॉर्म है। तो इस तरह से आपको छांटने के लिए भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो है वो कौन सा स्वरूप है, यानी कि कौन ये परंपरागत है या अपरंपरागत है। तो यह एक परंपरागत स्वरूप है। इस स्वरूप में पुस्तकालय की सभी सूची प्रविष्टियाँ, यानी कि जो एंट्रीज होती है उसको एक रजिस्टर या बंधी हुई पुस्तक जो बाइंडेड बुक होती है के रूप में मुद्रित या प्रिंट, मतलब कि मुद्रित का मतलब हो गया प्रिंट किया जाता है या फिर हाथ से लिखा जाता है। यानी कि इसके अंदर जो भी आपके कैटलॉग बनाए जाते हैं, जो भी कैटलॉग की एंट्रीज बनाई जाती है वो एक रजिस्टर के अंदर बनाई जाती है या फिर बंधी हुई पुस्तक जो बाइंडेड बुक होती है उसके अंदर बनाई जाती है। और ये जो एंट्रीज बनाई जाती है ये या तो प्रिंटेड हो सकती है और हो सकता है कि ये हाथ से लिखी हुई हो या हैंड रिटन हो, तो ये चीज़ दोनों ही हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो अपन बात करें प्रिंटेड बुक या रजिस्टर कैटलॉग के अंदर, तो इसके
उसके अंदर किसी बुक के अंदर एंट्रीज़ या रजिस्टर के अंदर क्या होता है, जो एंट्रीज़ होती है आपकी, जो कैटलॉग होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर अपन आगे बात करें इसी के बारे में, तो ये क्या होता है, यह स्वरूप विशेष रूप से किन के अंदर प्रयोग किया जाता है। यह स्वरूप विशेष रूप से उन पुस्तकालयों के लिए अधिक प्रासंगिक माना जाता है जहां मुक्त द्वार प्रणाली या ओपन एक्सेस सिस्टम लागू होता है। अब ये ओपन एक्सेस सिस्टम का क्या मतलब होता है? ओपन एक्सेस सिस्टम का मतलब ये होता है जैसे ऐसी लाइब्रेरी जिसके अंदर जो यूज़र होता है वो खुद जाके अलमारी या सेल में से बुक को निकाल सके, यानी कि जो बुक होती है उस तक जो यूज़र होता है उसकी डायरेक्ट पहुंच होती है, तो वहाँ पे उस सिस्टम को बोला जाता है ओपन एक्सेस सिस्टम। जैसे आप मानोगे कोई लाइब्रेरी ऐसी है जिसके अंदर आप लाइब्रेरियन के पास जाओगे और लाइब्रेरियन को बोलोगे कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, तो उसके अंदर क्या होता है, लाइब्रेरियन कैटलॉग को देखता है और कैटलॉग को देख के आपको बताएगा कि हाँ वो वाली बुक वहाँ है, या फिर वो खुद जाके उस बुक को लेके आएगा। तो वो तो आपकी होती है बंद द्वार प्रणाली, और एक होती है आपकी खुली द्वार प्रणाली या फिर ओपन एक्सेस सिस्टम जिसको मुक्त द्वार प्रणाली कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यूज़र होता है उसकी डायरेक्ट खुद जाके वो बुक को ले सकता है। तो ऐसी जो लाइब्रेरीज होती है उनके अंदर यूज़ किया जाता है आपका प्रिंटेड बुक कैटलॉग, या फिर आप बोलो तो रजिस्टर जो कैटलॉग होता है उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट यूज़र जाके और उसको बुक को प्राप्त कर लेता है। तो वहाँ पे आपके जो कैटलॉग है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, तो उसके अंदर इस तरह के कैटलॉग होता है उनका प्रयोग किया जाता है। अब ये होता है जो मुद्रित स्वरूप में पुस्तकालय सूची का सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया, तो इसके बारे में बात करें कि सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कब किया गया था। तो इसका प्रकाशन किया गया था 1723 के अंदर। 1723 के अंदर इसको पहली बार प्रकाशित किया गया, और इसको किस नाम से बोला गया, जब मतलब कि 1723 में जब प्रकाशित किया गया तो उस कैटलॉग को क्या कहा जाता है, हार्वर्ड कैटलॉग कहा जाता है। यानी कि 1723 के अंदर हार्वर्ड कैटलॉग को सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो आपका मुद्रित स्वरूप है उसको कब प्रकाशित किया गया, तो आपका 1723 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था, हार्वर्ड कैटलॉग के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। और फिर अपन देखें तो 1735 के अंदर रोल बुक कैटलॉग प्रकाशित हुआ था, यानी कि 1723 के अंदर जो सर्वप्रथम कैटलॉग प्रकाशित हुआ था जो मुद्रित फॉर्म के अंदर, वो प्रकाशित हुआ था आपका हार्वर्ड कैटलॉग, और 1735 के अंदर जो प्रकाशित हुआ था उसको कहा जाता है रोल बुक कैटलॉग। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये जो प्रयोग किया जाता है वो ओपन एक्सेस सिस्टम के अंदर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें तो ब्रिटिश म्यूजियम है, या फिर अपन बात करें अमेरिका का जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, उसके अंदर इस तरह के जो प्रिंटेड कैटलॉग होता है या फिर प्रिंटेड बुक या रजिस्टर कैटलॉग होता है उनका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? ब्रिटिश म्यूजियम या फिर अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर। अब इसी तरह से देखा जाए तो अपनी अभी जो लास्ट पेपर हुआ था लाइब्रेरी साइंस का, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका भारत का जो नेशनल लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है, तो उसके अंदर किस तरह के कैटलॉग का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर कौन से कैटलॉग का प्रयोग किया जाएगा, आपके बुक कैटलॉग का प्रयोग किया जाता है। जो नेशनल लाइब्रेरी है वो है आपकी कोलकाता के अंदर, और इसके अंदर प्रयोग किया जाता है आपके बुक कैटलॉग का या रजिस्टर कैटलॉग का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ऐड कर लेनी है, ये मैंने आपको बताने की वजह से इसमें ऐड नहीं करा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो नेशनल लाइब्रेरी है आपकी कोलकाता में, तो उसके अंदर प्रयोग किया जाता है प्रिंटेड बुक या फिर जो रजिस्टर फॉर्म है कैटलॉगिंग की, वो उसमें प्रयोग किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊं। तो जो बड़ी लाइब्रेरीज होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो आपका सी फॉर्म है कैटलॉगिंग का, और ये जो सेकंड फॉर्म है आपका कार्ड कैटलॉग, तो वो बनाना वहाँ पे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बुक्स होती है। तो वहाँ पे जो बनाया जाता है वो बुक फॉर्म के अंदर, जो आपका प्रिंटेड बुक फॉर्म या रजिस्टर फॉर्म है उसके अंदर ही कैटलॉग बनाए जाते हैं। तो इस तरह से भी आप आइडिया लगा सकते हो। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है तो उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अपन ने बात कर लिया आपके रजिस्टर कैटलॉग के बारे में, या फिर प्रिंटेड बुक कैटलॉग है उसके बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं जो आपका सेकंड टाइप है परंपरागत स्वरूप के अंदर, सेकंड जो है उसके बारे में बात करें तो ये रक्षक पुस्तक कैटलॉग या गार्ड बुक कैटलॉग इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और सेकंड है लेपित कागज स्वरूप या पेज डाउन फॉर्म। तो ये दोनों चीज़ यही है। अब इसके अंदर जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है इस वाली फॉर्म के अंदर, उसमें आपको इतना ध्यान रखना है, जो इसका नाम ध्यान रखना है कि ये कौन से स्वरूप के अंदर होता है, यानी कि परंपरागत है अपरंपरागत है। तो ये बस आपको नाम ध्यान रखना है मेनली। फिर इसके अंदर अपन बात करेंगे इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें कागज़ की पर्चियों को एक खाली किताब में चिपकाया जाता है। जो
खाली जो किताब होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, कागज़ की पर्चियाँ, जैसे अपन स्टिकी नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वो पीले येलो कलर के जो नोट्स आते हैं, तो उस तरह की जो आपकी कागज़ की पर्चियाँ होती है उसको एक खाली पुस्तक के अंदर चिपकाया जाता है और इसमें नई प्रविष्टियों को जोड़ने के लिए बीच बीच में जगह छोड़ी जाती है। जो भी नई प्रविष्टि आएगी उनको जोड़ने के लिए बीच में क्या किया जाता है, जगह छोड़ी जाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये चीज़ प्रयोग की जाती है। फिर अपन तीसरी अपने कैटलॉग के बारे में बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से आप समझना है इसको। इसके अंदर अपन बात करें, इस सूची में अलग अलग कागज़ की पर्चियाँ, जो कागज़ की आपकी पर्चियाँ होती है और उसके अंदर प्रयोग की जाती है, वो अब मैं आपको दिखाऊं। देखो ये जो है इस तरह की कागज़ की पर्चियाँ होती है, इनका उपयोग किया जाता है आपका सीप कैटलॉग के अंदर। तो इसके अंदर इस सूची में अलग अलग कागज़ की पर्चियाँ जिनका आकार आपको ध्यान रखना है। इसका आकार है आपका 15x10 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। और इसके अंदर अपन इंच में बात करें तो इसका होता है 6x4 इंच। तो ये आकार जो है वो आपको ध्यान रखना है। दोनों का जो कार्ड कैटलॉग है और सीप कैटलॉग है उनका आकार आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनका अलग अलग आकार होता है, तो इनका दोनों का आकार आपको ध्यान रखना है। तो इस सूची में अलग अलग कागज़ की पर्चियाँ, मतलब पर्चियों का उपयोग होता है और इन्हें एक बाइंडर या स्पाइन में बांध कर रखा जाता है। जो बाइंडर या स्पाइनर होता है इस तरह का, ये जो स्पाइनर या बाइंडर है तो इसके अंदर इसको डाल के रखा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसमें एक बाइंडर या स्पाइन में बांध कर रखा जाता है। यह बाइंडर, इस बाइंडर में क्या होता है, 500 से लेकर 600 पर्चियाँ रखी जाती है, यानी कि इस बाइंडर के अंदर 500 से 600 पर्चियाँ रखी जाती है। ये इस तरह के कैटलॉग होते हैं, इनको बोला जाता है सीप कैटलॉग। ये कागज़ के जो पर्चियाँ होती है उन पर्चियों को क्या किया जाता है, बाइंडर या फिर आपके जो स्पाइन है उसके अंदर बांध के, यानी कि इसमें अटका के रखा जाता है। जैसे मानो इसका मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो जो आपके पुराने टाइम पे शादी के एल्बम्स होते थे फ़ोटोज़ के, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो एल्बम्स होते थे उनकी एक रिंग होती थी, मतलब 2 रिंग होती थी, उनके बीच में फ़ोटोज़ लगाई जाती थी। तो उसी तरह का इसके अंदर होता है कि एक इस तरह का बाइंडर होता है और उसके बीच में कागज़ की पट्टिकाएँ लगाई जाती है, जो कागज़ की ये अलग अलग कागज़ की पट्टियाँ होती हैं, तो इनको इसमें चिपकाया जाता है पर्चियों को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका साइज़ है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके अंदर अपन बात करें कि सबसे पहले इसका जो आविष्कार है वो कब किया गया था। तो इसका आविष्कार किया गया था 1871 के अंदर। इसका आविष्कार किया गया 1871 के अंदर। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1876 के अंदर। तो 1876 के अंदर इसका लिंडेन विश्वविद्यालय या लिंडेन यूनिवर्सिटी है, तो इसके ये है हॉलैंड के अंदर, इसमें इसका प्रयोग किया गया था। तो अपन बात करें सर्वप्रथम इसका आविष्कार कब हुआ, तो इसका आविष्कार हुआ 1871 के अंदर। और जो इसका प्रयोग किया गया सर्वप्रथम वो किया गया 1876 के अंदर। कहाँ पे किया गया, हॉलैंड के अंदर। और कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, लिंडेन यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सीप कैटलॉग के बारे में। और ये सीप कैटलॉग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सीप कैटलॉग किस तरह से बनाया जाता है। अब इसके अंदर देखो, सीप कैटलॉग है वो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो अपनी अपन बात करें AACR2 या फिर अपन बात करें CCC, तो इन दोनों के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो कार्ड कैटलॉग का यूज़ किया जाता है। तो कार्ड कैटलॉग के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सीप कैटलॉग को बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसका आकार कितना होता है और इसका सबसे पहले जो आविष्कार है वो कहाँ पे किया गया, सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सीप कैटलॉग के बारे में। और इसको मैंने आपको बता दिया कि सीप कैटलॉग किस तरह का होता है। फिर उसके बाद में जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटलॉग का प्रकार है, परंपरागत रूप से देखो आप या फिर अपरंपरागत, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट फिजिकल फॉर्म है कैटलॉग की, वो है आपकी कार्ड कैटलॉग। तो कार्ड कैटलॉग के बारे में अपन देखते हैं कि ये सबसे अधिक पहचाना जाने वाला पारंपरिक स्वरूप है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल है, दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ही फॉर्म है। और इसमें जो होता है 5x3 इंच जो इसका आकार होता है कैटलॉग का, वो होता है, जैसे ये कैटलॉग है तो इस कैटलॉग का जो आकार है वो 5x3 का होता है। और इसके अंदर जो इसके अपन सेंटीमीटर में देखें तो इसका आकार होता है 12.5 से 7x7.5। तो इसके अंदर आपको देखो ये ध्यान रखना है, जो 1 इंच होता है आपका वो होता है आपको 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप इसको वैसे भी देख सकते हो, बाकी आपको बस ये ध्यान रखना है इंच में इसका होता है 5x3 इंच। और सेंटीमीटर में अपन देखें तो 12 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा गया था कार्ड कैटलॉग की साइज़ के बारे में। तो इस साइज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है।
तो ये सबसे अधिक पहचान जाने वाला आपका पारंपरिक स्वरूप है और इसका जो साइज़ है वो है 5x3 इंच या फिर अपन 12.5x7.5 सेंटीमीटर के आकार में मानक कार्ड का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कार्ड कैटलॉग होता है उसके अंदर जो साइज़ होती है कार्ड की वो फिक्स होती है, मानक होती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन्हें ट्रे में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो वो कैटलॉग कैबिनेट दिखाए थे, तो उसके अंदर जो वो ड्रॉअर थी, जो ट्रे थी, उसके अंदर उसको व्यवस्थित करके रखा जाता है। फिर इसके बाद में बात करें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें नई पुस्तकों के कार्ड को आसानी से सही क्रम में जोड़ा जा सकता है और जिससे कि यह कैटलॉग हमेशा अप टू डेट रहता है। यानी कि जो कोई भी नई कार्ड बुक आ रही है लाइब्रेरी के अंदर, अगर वो उस लाइब्रेरी के अंदर जो है कैटलॉगिंग हो रखी है कार्ड कैटलॉग के फॉर्म के अंदर, तो जो भी नई बुक लाइब्रेरी के अंदर आएगी तो उसको अपडेट करने के लिए आसानी रहती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन बात करें, इस तरह के होते हैं कैबिनेट होते हैं, इस तरह के कैटलॉग कैबिनेट, और इसके अंदर जो ये ड्रॉअर है उसको बोला जाता है ट्रे। तो इस ट्रे के अंदर क्या किया जाता है, कैटलॉग को रखा जाता है, कार्ड कैटलॉग है इनको रखा जाता है। और इसके अंदर जो ये आप दिख रही है, आपको ये पेन से दिख रही है, ये होती है एक रोड टाइप होती है। जो इस कैटलॉग के अंदर ये छेद दिख रहा है, तो इस छेद के अंदर ये पेन लगी हुई होती है और इसके अंदर अपडेट करना इतना आसान होता है कि जैसे मान लो कोई नई बुक आ रही है लाइब्रेरी के अंदर, तो उसका कैटलॉग तैयार करा और कोई ऐसी बुक्स थी जो पुरानी थी और उनका जो कैटलॉग है वो आगे रखे हुए थे और वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो इन कैटलॉग को यहाँ से उठा के पीछे रख देंगे और जो नए वाले कैटलॉग है उनको आगे रख देंगे। तो इस तरह से इसको जो लाइब्रेरी के अंदर यूज़ होने वाली ज़्यादा बुक्स है उनको इसमें मतलब कि कैटलॉग को अपडेट करने में आसानी रहती है आराम से। जबकि बजाय अगर अपन बात करें प्रिंटेड फॉर्म की या फिर रजिस्टर फॉर्म की, जो अपन ने सबसे पहले देखा था, तो उसमें क्या होता है, एक कॉपी या फिर रजिस्टर के अंदर लिखा जाता है कैटलॉग को। तो उसके अंदर अगर मान लो आपको अपडेट करना है उसको, तो उसके अंदर जो पेजेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसमें कोई काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन इसमें तो आप आसानी से आप इस रोड को निकालोगे बाहर और जो भी आपको कार्ड है यहाँ से उठा के पीछे कहीं रखना है तो उसको आसानी से रख सकते हैं। तो इस तरह से जो अपडेट करने में है इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसको आप बोलो आसानी से इसको सही क्रम में जोड़ा जा सकता है। कोई भी नई बुक आएगी तो यहाँ आराम से इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने ये देख लिया। अब ये जो आपका फॉर्म है, ये जो आपकी फ़ोटो है, ये है आपकी कार्ड कैटलॉग की, जो मैंने आपको बताया था कि ये 5x3 इंच के अंदर होता है। और बात करें सेंटीमीटर में तो 12x7.5 सेंटीमीटर इस फॉर्म के अंदर ये होता है कार्ड कैटलॉग। और इसके अंदर कार्ड कैटलॉग के अंदर अपन बात करें तो ये इसको बोला जाता है आपकी, ये होती है फर्स्ट इंडेंट, ये होती है सेकंड इंडेंट। यानी जो खड़ी लाइनें होती है इनको बोला जाता है इंडेंट। तो ये फर्स्ट इंडेंट है, ये आपके सेकंड इंडेंट है और ये है होता है आपका जो लेफ़्ट मार्जिन, और यहाँ पे जो है ये बोला जाता है इसको राइट मार्जिन। तो इस तरह से है ये कार्ड कैटलॉग का ये स्वरूप है, इसको आप देख सकते हो। फिर इसके बाद में बात करें, कार्ड पर जानकारी को एक निश्चित प्रारूप में लिखने के लिए रेखाएं निर्धारित होती है, जो मैंने आपको अभी बताया था इंडेंट के बारे में। तो इसके अंदर अलग अलग रेखाएं निर्धारित होती है। इसमें बाया किनारा जिसको बोला जाता है आपका लेफ्ट मार्जिन, और प्रथम इंडेंट और सेकंड वर्टिकल या फिर सेकंड इंडेंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दाया किनारा, तो इस तरह से अलग अलग तरह के इसके अंदर लाइनें होती है और ये चीज़ें होती है। ये इसमें भी आप समझ सकते हो, ये फर्स्ट इंडेंट हो गई, ये सेकंड इंडेंट हो गई, ये आपका पंच होल हो गया जहाँ पे रोड डाल के और इसको रखा जाता है, और ये जो ऊपर वाली है इसको मेन लाइन कहा जाता है। तो इस तरह का आपका फॉर्म होता है कार्ड कैटलॉग का। और ये जो इसकी साइज़ होती है वो एक मानक साइज़ होती है और उसके अंदर किस तरह से एंट्रीज लिखी जाती है वो भी आपका फिक्स होता है। हर जो आपकी कैटलॉग स्कीम है उसके अंदर अलग अलग तरह से कार्ड कैटलॉग के अंदर जो आपकी एंट्रीज़ है उनको रखा जाता है। तो वो चीज़ें आप जैसे कार्ड कैटलॉग के बारे में एंट्रीज़ किस तरह से इसमें फिल की जाती है या फिर कितने जो इसमें स्पेस छोड़ के इसको लिखा जाता है, यहाँ कहाँ से लिखा जाता है, वो चीज़ें अपन प्रैक्टिकल करेंगे जब मतलब कि इसके अंदर प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताएंगे, जैसे CCC या फिर आपके बात करें अपन AACR2 में किस तरह से एंट्रीज़ को जमाया जाता है, किस तरह से AACR2 और CCC का यूज़ किया जाता है, तो तब अपन आराम से अच्छे से देखेंगे कि एंट्रीज़ को कहाँ से कैसे लिखते हैं। तो वो चीज़ अपन आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। बस अभी आपको कार्ड कैटलॉग के जो फिजिकल फॉर्म है उसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया कि कितना इसका साइज़ होता है, किस तरह से इसको अपन देख सकते हैं। ये चीज़ अपनी बात कर ली। उसके बाद में अपन बात करें, इसके अलावा कार्ड के निचले हिस्से के बीच में एक छेद होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला छेद होता है इसका यूज़ क्या होता है कि जो भी ये जो पंच होल है इसकी यूज़ से आराम से एक रोड डाल के और इसको व्यवस्थित रूप से रखा जा सकता है, ताकि ये कार्ड है वो इधर उधर ना हो जाए, कोई कार्ड मिस नहीं हो जाए, तो उसके लिए पंच होल होता है। फिर बात करें तो सन आपके 1775 में पत्रक सूची का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? पेरिस विज्ञान अकेडमी।
पेरिस विज्ञान अकादमी में किया गया था इसका प्रयोग, और किसके द्वारा किया गया था, रोजियर के द्वारा। तो ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1775 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, और पेरिस जो विज्ञान अकादमी थी तो उसके अंदर इसका प्रयोग किया गया था। ये इसके बाद में आपने फॉर्म देख लिए। इसके बाद में अपन एक बार रिवीजन कर लें आपके जो ट्रेडिशनल फॉर्म या कन्वेंशनल फॉर्म्स का अपन ने प्रकार देखे, तो कितने तरह के कन्वेंशनल फॉर्म थे उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसके फिजिकल फॉर्म जो होता है कैटलॉग का, उसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप तो आपका है जो परंपरागत फॉर्म है, जिसको आप कन्वेंशनल फॉर्म भी बोल सकते हो। कन्वेंशनल फॉर्म बोल सकते हो। और इस परंपरागत स्वरूप है तो इसके अंदर कितने तरह के अपन ने बात करी थी। सबसे पहला अपन बात करें तो प्रिंटेड फॉर्म के बारे में बात करी थी, प्रिंटेड बुक के बारे में, और इसके साथ में आपने रजिस्टर जो आपका कैटलॉग है उसके बारे में बात करी थी। अब इस जो प्रिंटेड बुक है, रजिस्टर जो कैटलॉग है, उसके अंदर क्या होता है कि एक रजिस्टर या फिर एक बाइंडेड बुक है उसके रूप में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में अपन बात करें तो इसका ये देखें अपन कि सबसे पहले इसको जो है वो कब प्रकाशित किया गया था। तो सबसे पहले इसको प्रकाशित किया गया था 1723 के अंदर, और 1723 में इसको किस नाम से इसको प्रकाशित किया गया था, तो वो किया गया था हार्वर्ड कैटलॉग के रूप में। और फिर उसके बाद में 1745 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था, वो रोल बुक कैटलॉग के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और प्रिंटेड बुक के बारे में अपन ने बात कर ली थी अच्छे से, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और फिर उसके बाद में अपन बात करें आपकी कौन सी वाली है, तो वो एक आपकी थी रक्षक बुक प्रणाली या रक्षक बुक कैटलॉग के बारे में बात करें तो इसके बारे में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कन्वेंशनल फॉर्म है, उसके अंदर ही आती है। तीसरी अपन बात करें तो वो है आपकी सीफ फॉर्म या सीफ कैटलॉग। तो सीफ कैटलॉग के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो इसका साइज़ ध्यान रखना है। तो 6x4 इंच होती है इसकी साइज़, या फिर सेंटीमीटर में अपन देखें तो ये होता है 15x10 सेंटीमीटर। ये सबसे पहली चीज़ होगी इसकी साइज़ के बाद में अपन बात करें तो ये किस तरह से होती है, तो कागज़ की आपकी जो पर्चियाँ होती है और उन पर्चियों को क्या है बाइंडर के उपयोग से क्या किया जाता है, व्यवस्थित करके रखा जाता है। फिर उसके बाद में बात करें तो सबसे पहले इसको मतलब आविष्कार कब किया गया, तो इसका आविष्कार किया गया था 1771 के अंदर, और 1771 में इसका आविष्कार किया था। और सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था 1876 के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अपन ने सीफ कैटलॉग के बारे में अच्छे से बात कर ली है। और सीफ कैटलॉग के बारे में बात करें, फिर इसको 1876 के अंदर इसको कहाँ पे प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पे इसका हॉलैंड के अंदर इसको प्रयोग किया गया था। और हॉलैंड की आपकी जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम क्या था, तो यूनिवर्सिटी का नाम अपन देखें तो इसका यूनिवर्सिटी का नाम था आपका लिंडन यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर इसका प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से ये आपने अच्छे से सीप के बारे में अपन बात कर ली। फिर उसके बाद में अपन जो फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट कैटलॉग है वो आपका कैटलॉग है कार्ड कैटलॉग। तो कार्ड कैटलॉग के बारे में अपन बात करें तो कार्ड कैटलॉग का साइज़ अपन देखें तो कार्ड कैटलॉग का साइज़ होता है 5x3 इंचेस। और इसकी बात करें सेंटीमीटर में तो ये है 12.5 x 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका साइज़ होता है। और साइज़ के बाद में अपन बात करें तो साइज़ के बाद में अपन इसकी बात करें तो इसका जो मतलब कि किस तरह से इसको जमाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर पंच होल होता है और फर्स्ट इंडेंट सेकंड इंडेंट और ये सब चीज़ों के बारे में अपन ने अच्छे से बात कर ली थी। तो ये आपका हो गया कन्वेंशनल फॉर्म। और कन्वेंशनल फॉर्म के बारे में अपन नॉन कन्वेंशनल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो नॉन कन्वेंशनल फॉर्म है उसमें कितने टाइप होते हैं और नॉन कन्वेंशनल उसको क्यों बोला जाता है, इस बारे में अपन बात करते हैं एक बार। तो यहाँ पे अपन ने जो भी कन्वेंशनल फॉर्म्स थी कैटलॉगिंग की तो उसके बारे में डिटेल से बात कर ली है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो नॉन कन्वेंशनल या फिर मॉडर्न फॉर्म्स होती है कैटलॉग फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग की। तो उसके अंदर अपन बात करें तो जो अपरंपरागत रूप है तो उसमें क्या होता है, ये तकनीकी रूप से उन्नत स्वरूप है, यानी कि जो ये है जो टेक्निकली जो है ये अपडेटेड फॉर्म्स होती है जो अपरंपरागत या फिर मॉडर्न फॉर्म होती है। और इनमें कम जगह घेरने, अधिक कार्यकुशलता और तेज़ी से जानकारी खोजने के लिए विकसित किया जाता है। यानी कि इनको कम जगह यानी कि कम स्पेस के अंदर ये कैटलॉग तैयार हो जाए और अधिक कार्यकुशलता और तेज़ी से जानकारी खोजने के लिए कन्वेंशनल फॉर्म्स का और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स का अपरंपरागत फॉर्म्स है उनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो अपन सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर जो अलग अलग टाइप के इसके अंदर होते हैं तो इसमें सबसे अपन बात करेंगे कौन कौन से टाइप है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो विजुअल फॉर्म होता है। विजुअल फॉर्म के बाद में अपन बात करें तो वो होता है आपका माइक्रोफॉर्म। माइक्रोफॉर्म के बाद में मार्क आता है इसके अंदर, और मार्क के बाद में आपका जो ओपेक होता है तो वो आता है।
तो इस तरह से ये चार अपन मेनली चार टाइप के अपन बात करें जो आपके नॉन कन्वेंशनल फॉर्म है वो चार टाइप के होते हैं। विजुअल फॉर्म हो गया, एक तो माइक्रो फॉर्म हो गया, और मार्क हो गया और ओपेक हो गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विजुअल फॉर्म की। तो विजुअल फॉर्म क्या होती है, देखो सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है ना, वो ये ध्यान में रखना है कि जो ये अलग अलग अपन बात कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म्स की, तो इसमें जो ये अलग अलग जैसे विजुअल हो गया, माइक्रो फॉर्म हो गया, या फिर अपन ओपेक या मार्क हो गया, तो ये किस टाइप के अंदर आता है, ये चीज़ें तो आपको मेनली सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है ये ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में जो इसके अंदर की चीज़ें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें अपन बात करें विजुअल फॉर्म या सर्वदर्शी स्वरूप, तो इसके अंदर क्या होता है, ये इसमें कार्डेक्स जो होता है, कार्डेक्स जैसे स्वरूप शामिल होते हैं, यानी कि कार्डेक्स स्वरूप होते हैं वैसे स्वरूप इसके अंदर शामिल होते हैं। उसका आकार अपन देखें तो 125 इंटू 20 सेंटीमीटर होता है, और जहाँ पे रिकॉर्ड के किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं ताकि उन्हें जल्दी पहचाना और संदर्भित किया जा सके। तो इस तरह से मतलब कि अपन संदर्भित यानी कि रेफर्ड किया जा सके। तो इसके अंदर अपन बात करें कि ये किस तरह से होता है, तो देखो कार्डेक्स क्या चीज़ होती है, सबसे पहले ये बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, इनमें कार्डेक्स जैसे स्वरूप शामिल होता है जहाँ पे रिकॉर्ड के किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं ताकि उन्हें जल्दी पहचाना और संदर्भित किया जा सके, और इसका साइज़ ही होता है। तो साइज़ आपको एक बार ध्यान रख लेना है। फिर अपन बात है कार्डेक्स, जो अपन ने बात करी है कार्डेक्स क्या होता है। तो कार्डेक्स क्या होती है, इस तरह की चीज़ होती है, इस तरह का जो एक क्या बात करें अपन की, जो रिकॉर्ड को संदर्भित करने में यानी कि रिकॉर्ड को संभालने की एक फॉर्म होती है, एक अपनी तरह की एक अलग प्रणाली होती है। तो उसके अंदर उसी तरह से जैसे विजुअल फॉर्म है उसके अंदर कार्डेक्स जैसे ही इसको व्यवस्थित करके रखा जाता है, कार्डेक्स जैसा ही ये स्वरूप होता है। तो कार्डेक्स के अंदर क्या होता है, जैसे ये आपकी एक ट्रे है, तो इन ट्रे के अंदर जो ये कार्ड्स हैं जो अलग अलग तरह के, तो इनके अंदर क्या होता है, जो एक कॉर्नर पे जो लिखा जाता है कि ये कार्ड किससे रिलेटेड होता है। जैसे अपन ने इसके अंदर बात करी थी कि ये कार्ड जैसा स्वरूप शामिल होता है जहाँ पे रिकॉर्ड के किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं ताकि उन्हें जल्दी पहचाना और संदर्भित किया जा सके। तो यहाँ पे कार्डेक्स होता है, इसके अंदर यही होता है कि जो ये रिकॉर्ड के किनारे होते हैं इन ये दिखाई देते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये किस का कार्ड है। जैसे ये आप देख सकते हो, ये कार्डेक्स को इस तरह से संभाल के रखा जाता है, तो ये इस तरह के ये यहाँ पे कॉर्नर्स होते हैं उन पे लिखा हुआ होता है। तो इसी तरह का विजुअल फॉर्म के अंदर प्रयोग किया जाता है, विजुअल फॉर्म भी इसी तरह से होती है। फिर उसमें बात करिए सामान्य, ये माइक्रोफॉर्म आ गया आपका। ये अंदर ये इसको व्यापारिक या और औद्योगिक पुस्तकालय में उपयोग किया जाता है। जो आपका विजुअल फॉर्म है उसको सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है व्यापारिक या फिर औद्योगिक पुस्तकालय के अंदर, जो आपका कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी जो होती है वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है विजुअल फॉर्म का। तो विजुअल फॉर्म के अंदर दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ तो इसका साइज़ हो गया, दूसरा ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है ये चीज़, और ये जो किस तरह से होता है तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर क्या होता है, कार्डेक्स जैसा स्वरूप होता है जहाँ पे रिकॉर्ड के किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जिससे इसको जल्दी से पहचाना जा सके। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं अपनी जो सेकंड टाइप है आपका नॉन कन्वेंशनल या मॉडर्न फॉर्म का। तो उसके अंदर है आपका माइक्रो फॉर्म कैटलॉग या फिर सूक्ष्म स्वरूप सूची। तो इसको जैसे इसका नाम से ही समझ में आ रहा है आपको माइक्रो फॉर्म, तो माइक्रो फॉर्म का मतलब है कि जो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, जो भी इसके अंदर आपका कैटलॉग तैयार किया जाएगा, तो मतलब ये कैटलॉग की एक तरह की आपकी स्वरूप है। तो इसके अंदर जो कैटलॉग होता है या जानकारी होती है वो क्या होती है, बहुत सूक्ष्म रूप से बहुत माइक्रो स्वरूप के अंदर होती है। तो इसके अंदर यह एक अत्यंत सघन स्वरूप है, कॉम्पैक्ट जो स्वरूप है, यानी कि इसके अंदर जो जानकारी होती है वो काफ़ी पास पास में, और मतलब कि जैसे अपन कॉम्पैक्ट का क्या मतलब होता है कि कम जगह के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हो, तो उसको बोला जाता है सघन। सघन का मतलब ये होता है कि कम जगह के अंदर ज़्यादा जानकारी होती है तो उसको सघन कहा जाता है। तो ये एक अत्यंत सघन स्वरूप है। इसमें सूची की जानकारी को छोटे फोटोग्राफिक रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी कि इसको मिनिएचर जो होते हैं ना, वो मतलब कि छोटे फॉर्म के अंदर इसमें क्या होता है, फोटोग्राफिक रूप में संग्रहित किया जाता है। तो माइक्रो फॉर्म के अंदर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो सघन ये स्वरूप होता है, सघन फॉर्म होती है ये। और इसके अंदर क्या होता है कि जो जानकारी होती है उनको बहुत छोटी छोटी फोटोग्राफिक फॉर्म के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये मान लो इस तरह की एक अपनी, जैसे मान लो ये है आपका माइक्रो फॉर्म कैटलॉग है, और उसके अंदर जो है छोटी छोटी जानकारी है उनको छोटे छोटे रूप के अंदर क्या किया जाता है, फोटोग्राफिक फॉर्म के अंदर रखा जाता है। और ये जो होता है इनको सामान्य आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता है, इन्हें पढ़ने के लिए माइक्रो रीडर की आवश्यकता होती है। यानी कि इतनी छोटी फॉर्म्स होती है, इतने छोटे रूप में होता है जो माइक्रो फॉर्म कैटलॉग है, उसको आप सामान्य आंखों से देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, उसके लिए आपको क्या होगा, माइक्रो रीडर की आवश्यकता पड़ती है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो फॉर्म क्या होता है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा। इसके प्रकारों में बात करें तो इसके प्रकारों में आपको माइक्रोफिश, माइक्रो कार्ड और माइक्रो फिल्म शामिल होते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये माइक्रोफिश है वो किस तरह का आपका जो
फिजिकल फॉर्म है तो इसके अंदर ये हो जाएगा कि नॉन कन्वेंशनल या मॉडल फॉर्म है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 चीज़ें इसके प्रकार होते हैं, माइक्रोफिश, माइक्रो कार्ड और माइक्रोफिल्म। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट आपका फॉर्म है नॉन कन्वेंशनल में उसके बारे में बात करें तो ये आपका है मार्क, जिसकी फुल फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉग। ये जो मार्क है इसको अपन डिटेल से जो आपके बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अपन डिटेल से बात करेंगे मार्क के बारे में, एक एक छोटी छोटी चीज़ें मार्क की देखेंगे क्योंकि मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो मार्क के बारे में अपन वहाँ पे अच्छे से देखेंगे। बस अपन इसके अंदर मार्क के अंदर जो फिजिकल फॉर्म है उसके अंदर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो यह एक कंप्यूटरगत सूची है जिसमें मशीन द्वारा पढ़ा और संसाधित किया जाता है। यानी कि जो मार्क होता है वो क्या होता है, आपका एक कंप्यूटरगत सूची है। जो आपकी मार्क है वो एक कंप्यूटराइज सूची होती है, कंप्यूटर की यूज़ करने वाली सूची होती है। और जो ये है इसमें मशीन द्वारा पढ़ा जाता है, यानी कि इसको मशीन जो होती है उसके द्वारा पढ़ा जाता है और संसाधित किया जाता है। तो ये आपका पेन पेपर वाला फॉर्मेट नहीं है मार्क है जो, ये क्या होता है आपका कंप्यूटराइज जो होता है कंप्यूटर वाली फॉर्म के अंदर, या इलेक्ट्रिक फॉर्म अपन बात करें तो उसका जो स्वरूप होता है ये मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉग। और इसका उद्भव क्या हुआ था 1960 और 1967 के बीच में इसका, यानी कि 1960 और 1966 के बीच में इसका जो हुआ था वो उद्भव हुआ था। और ये नेटवर्क संचार के माध्यम से ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों मोड में काम कर सकता है। यानी कि मार्क के बारे में अपन बात करें तो मार्क के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि कंप्यूटर फॉर्म के अंदर होता है, यानी कंप्यूटराइज फॉर्म के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये पेन पेपर वाला फॉर्मेट नहीं है और इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर इसको काम कर सकता है ये। तो मार्क के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। और उसका उद्भव के बारे में बात करें तो 1960 से लेके और 1966 के अंदर इसके बीच में इसका उद्भव हुआ था। तो उसके बाद में अपन बात करें तो आपके 1966 के अंदर सबसे पहले अमेरिका में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सहयोग से जो मार्क है उसको योजना का प्रारंभ किया गई, और जो 1967 है उसके अंदर इसको पूर्ण किया गया था। तो 1966 और 1967 के अंदर क्या हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था। 1966 के अंदर इसको सर्वप्रथम जो ये आपकी बात करें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसके सहयोग से इसको योजना को प्रारंभ किया गया था, और 1967 में ये योजना पूर्ण हो गई थी। तो ये चीज़ अपने मार्क के बारे में। अब मार्क के बारे में अपन ने बस थोड़ा बहुत जनरल देखा है, बाकी इसकी डिटेल है वो अपन वहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ के बारे में एक जगह ही अच्छे से पढ़ लो तो वो ज़्यादा सही रहेगी। बाकी आप दो तीन जगह उसको पढ़ोगे तो फिर आपको वो ध्यान रखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से मार्क के बारे में अपन ने बस थोड़ा बहुत इसके अंदर देख लिया है कि मार्क जो होती है आपकी कंप्यूटराइज सूची होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है जो मार्क है वो आपकी नॉन कन्वेंशनल फॉर्म है, और जो ये कंप्यूटर बेस पे इसका उपयोग किया जाता है, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इसका हो सकता है। और जो ये 1960 से लेके और 1966 है इसके बीच में इसका आविष्कार हुआ था, और 1966 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सहयोग से, और 1967 है तो इसमें इसका कार्य पूर्ण हो गया था। उसके बाद में अपना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओपेक। तो ओपेक जो है वो आपका है नॉन कन्वेंशनल फॉर्म, और नॉन कन्वेंशनल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा उपयोगी जो फॉर्मेट है आज के टाइम पे वो है आपका ओपेक। तो ये पुस्तकालय सूची का सबसे आधुनिक डिजिटल स्वरूप है, सबसे आधुनिक डिजिटल स्वरूप है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी पुस्तकालय सूची है, लाइब्रेरी कैटलॉग है, उसका आधुनिक जो सबसे ज़्यादा आधुनिक स्वरूप कौन सा है, तो आपका उसका आंसर आएगा आपका ओपेक। और जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से पाठकों को पुस्तकालय संग्रह खोजने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये ओपेक क्या होता है, ओपेक होता है आपका जो कंप्यूटर की हेल्प से आपको कोई भी बुक चाहिए तो उसको सर्च करने में जो पाठक होते हैं उनको सहायता प्रदान करता है। जैसे मान लो गूगल पे कोई चीज़ ढूंढते हैं तो उसी तरह से ओपेक एक होता है सॉफ्टवेयर टाइप। तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड कैटलॉग होते हैं वो बने होते हैं इसके, और उसमें आप कोई भी बुक है तो उसके अंदर अलग अलग कीवर्ड्स के यूज़ में आप अलग अलग कीवर्ड डालोगे तो वहाँ से आप आसानी से कोई भी बुक है उसको सर्च कर सकते हो। तो इस ओपेक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। अपन ने ओपेक के बारे में बस इतना देखा है कि ओपेक कहाँ से प्रारंभ हुआ था और मतलब इसका क्या होता है, और बाकी ओपेक की जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसके बाद में जो क्लास आएगी उसमें ओपेक के बारे में अपन डिटेल से एक एक छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये ओपेक के बारे में अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद में देखें ये सबसे पहला बड़े पैमाने का ऑनलाइन कैटलॉग है जो कि 1975 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में और 1978 में डलास पब्लिक लाइब्रेरी में विकसित किया गया था। यानी कि जो ओपेक है ये सबसे पहला बड़े पैमाने का जो ऑनलाइन कैटलॉग है उसको 1975 के अंदर कहाँ पे इसका विकास हुआ था, ओहियो स्टेट लाइब्रेरी। और जो है 1978 में, तो 1978 में डलास पब्लिक लाइब्रेरी है उसके अंदर इसका विकास हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में अपन रिवीजन में देखें तो रिवीजन एक बार अपन पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने जो बात करी थी वो बात करी थी यहाँ पे परंपरागत स्वरूपों के बारे में।
सबसे पहले अपन ने परंपरागत स्वरूप के बारे में बात करी थी और एक अपन ने बात करी अपरंपरागत स्वरूप। तो एक तो परंपरागत जिसको अपन कन्वेंशनल फॉर्म बोलते हैं और एक अपरंपरागत जिसको अपन नॉन कन्वेंशनल फॉर्म बोलते हैं। तो परंपरागत के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्रिंटेड बुक कैटलॉग के बारे में। और प्रिंटेड बुक के बाद में अपन बात करें तो अपन ने पढ़ा था रक्षक पत्रक कैटलॉग के बारे में। तीसरा अपना था यहाँ पे पुलिंदा सूची या फिर आप देखो तो सीप कैटलॉग। और चौथा था आपका पत्रक सूची या फिर इसको बोले तो कार्ड कैटलॉग। और यहाँ पे अपन ने अपरंपरागत में बात करें तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था विजुअल फॉर्म, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कार्डेक्स के रूप में इसको इस कार्डेक्स जैसा इसका स्वरूप होता है। दूसरा अपन ने बात करी थी माइक्रोफॉर्म के बारे में। और माइक्रोफॉर्म के बाद में थर्ड अपन ने देखा मार्क के बारे में। और मार्क के बाद में अपन ने देखा ओपेक के बारे में। तो इस तरह से चारों, यानी कि इसके अंदर भी चार के बारे में बात करी, परंपरागत में भी 4 और अपरंपरागत में भी अपन ने 4 तरह की बात करी थी। अब इसमें प्रिंटेड बुक के बारे में अपन बात करें तो प्रिंटेड बुक का मैंने बताया था बाइंडेड बुक या रजिस्टर के अंदर इसको बनाया जाता है। और जो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो अपन ने देखा था 1723 के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। और इसको हॉलैंड के अंदर मतलब कि हार्वर्ड कैटलॉग कहा गया था। और 1745 के अंदर इसका प्रयोग किया गया था रोल बुक कैटलॉग के रूप में। रक्षक सूची के बारे में आपको बता दिया था। सीप के बारे में मैंने आपको बताया था कि 6x4 या फिर आप देखो तो 15x10 सेंटीमीटर के रूप में ये होता है। और इसका प्रयोग के बारे में अपन ने देख लिया था कि 1871 के अंदर इसका सबसे पहले आविष्कार हुआ। 1876 है उसके अंदर इसको क्या किया गया था, सबसे पहले इसको प्रकाशित किया गया था। और ये हॉलैंड से किया गया था, वो अपन ने देख लिया था। और ये कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया था 5x3 इंच होता है इसका। और इसकी बात करें तो 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर इसका ये होता है। तो ये कार्ड के बारे में अपन ने देख लिया था। फिर विजुअल फॉर्म के बारे में मैंने आपको कार्डेक्स वाला बताया ही था, जिसमें 125 × 20 सेंटीमीटर इसकी साइज़ होती है। और माइक्रोफोम के बारे में बात करें तो माइक्रोफोम के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि माइक्रोफोम किस तरह से होते हैं। बहुत छोटे तरह से होता है, सीधी आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता, इनको माइक्रो रीडर की हेल्प से इनको पढ़ सकते हैं। मार्क के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि मार्क है उसका जो आविष्कार है वो 1966 में प्रारंभ हुआ और 1967 में इसको पूर्ण हो गया था। और ये जो आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है अमेरिका की, उसके मदद से मार्क को आविष्कार किया गया था। और ओपेक के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ ही दिया। तो इस तरह से जो अपन सारे आपके फॉर्म थे फिजिकल या फिर फिजिकल फॉर्म के अंदर अपन बात करें कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल, तो दोनों फॉर्म के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। और इस क्लास में मैंने आपको जो भी आपके जो फिजिकल फॉर्म थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ाया। तो कार्ड कैटलॉग के बारे में अपन ACR2 या फिर अपन बात करें CCC के बारे में जब अपन पढ़ेंगे किस तरह से इनको एंट्रीज बनाई जाती है, तो उसके अंदर कार्ड कैटलॉग के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। और उसी के साथ में मार्क है तो मार्क को अपन जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर पढ़ेंगे, तो मार्क को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। और उसी के साथ में ओपेक है तो ओपेक की जो ये क्लास है इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो ओपेक की आएगी। और ओपेक की क्लास में अपन डिटेल से ओपेक के बारे में पढ़ेंगे कि ओपेक को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से मैंने ये सारे आपको बता दिए। इनमें आपको जो ये टाइप है वो ध्यान रखने हैं। और जो लास्ट पेपर था उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाली क्लास से, तो इसके अंदर सबसे पहले प्रिंटेड बुक वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल लाइब्रेरी है जो अपनी कोलकाता के अंदर, तो उसमें किस तरह की कैटलॉग बनाए जाते हैं। तो प्रिंटेड बुक के फॉर्म में इसको कैटलॉग को बनाया जाता है। उसके साथ में कार्ड कैटलॉग है उसकी साइज़ के बारे में पूछा गया था और कार्ड कैटलॉग के साइज़ के बारे में पूछा गया था। और बाकी तो यही क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आए थे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अपन नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हो तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जो 100 स्टूडेंट्स होंगे वो सब आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था कि जो भी 100 स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनके लिए 50% ऑफ रहेगा। बाकी हो सकता है कि जल्दी वो चीज़ आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी लोगों ने इस पर एनरोल कर लिया है। तो आपको अगर करना है तो आप जल्दी से कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।